हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 9 का नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर हमारा ये 4 है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। और इसको अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। यहाँ पे ये शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम में क्या होता है, जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड से ये इंटरेस्टेड हुए ये जानने में कि भाई कैसे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं एटम में। तो रदरफोर्ड ने डिज़ाइन किया एक एक्सपेरिमेंट जिसमें इन्होंने क्या किया, फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स को फॉल कराया थिन गोल्ड फॉइल पर, ठीक है। तो जो फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स थे उनको इन्होंने फॉल कराया थिन गोल्ड फॉइल पर, ठीक है। तो हुआ क्या, इसमें क्या कि इन्होंने ही सिलेक्टेड गोल्ड, इन्होंने गोल्ड फॉइल को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि गोल्ड को हम बहुत पतला बना सकते हैं। और दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट 1000 एटम्स थिक। और ये जो गोल्ड फॉइल थी ये 1000 एटम थिक थी। और जो अल्फ़ा पार्टिकल्स वो डबली चार्ज हीलियम आयंस है, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं, डबली चार्ज हीलियम आयंस हैं। और इनका जो मास है वो 4 यूनिट है, मास ऑफ 4 यूनिट है इनका मास। और ये फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स है, हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इनके पास कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। और ये एक्सपेक्ट किया था कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे ये डिफ्लेक्ट करेंगे सब एटॉमिक, डिफ्लेक्ट होंगे मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल के द्वारा गोल्ड एटम में। लेकिन अल्फ़ा पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हेवियर थे, इसलिए इतना ज़्यादा रिजल्ट देखने को नहीं मिला, इसलिए इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट तैयार किया जिसमें इन्होंने फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कराना चाहा गोल्ड फॉइल पे, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है देखो, ये है इसका डायग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम डिफ्लेक्शन हुआ है। ये देखिए हाइड्रोजन एटम से पूरे सेंटर में, सॉरी हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, ये पूरे जो है गोल्ड एटम्स हैं। और अल्फ़ा पार्टिकल जो यहाँ पे टकरा रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है। अब इन्होंने क्या फाइंडिंग पाया यहाँ पर, इन्होंने ये फाइंडिंग पाया कि भाई जितने भी जो फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो पास स्टेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। इन्होंने क्या पाया, फास्ट मूविंग जितने अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो पास हो गए थ्रू द गोल्ड फॉइल, ये सब के सब पास होकर निकल गए गोल्ड फॉइल से, ठीक है। और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट हुए बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हुए फॉइल के द्वारा बहुत ही स्मॉल एंगल से। ज़्यादातर तो पास हो गए गोल्ड फॉइल से और कुछ डिफ्लेक्ट हुए बहुत ही स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। और सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रीबाउंड, ठीक। तो ये इसमें था कि जब मतलब 12,000 में से एक पार्टिकल जो है रिबाउंड हुआ वो। अब इसमें क्या हो रहा है कि रदरफोर्ड ने क्या कहा, दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर अ 15-inch shell at a piece of tissue paper and it come back and hits you, ठीक है। तो ये इन्होंने इस तरह से अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे समझा गया रदरफोर्ड क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये फाइंडिंग्स इन्होंने पाई, ठीक है। अब ये रदरफोर्ड के बारे में क्या दिया थोड़ा सा इसको आप पढ़ लिया गया। अब बोल रहा है कि ये सोचो जिसमें मतलब एक ओपन फील्ड होगा, एक ओपन फील्ड में एक्टिविटी होगी, समझने के लिए कि क्या इम्प्लीकेशंस हुए इस एक्सपेरिमेंट के। तो क्या करेंगे, एक चाइल्ड को स्टैंड करेंगे इन फ्रंट ऑफ अ वॉल विथ हिज आइज क्लोज्ड। एक वॉल के सामने अपनी आइज क्लोज करके वो खड़ा होगा। लेट हिम थ्रो स्टोन्स एट द वॉल फ्रॉम अ डिस्टेंस, और उसको बोलेंगे कि तुम थोड़ी दूर से वॉल पे पत्थर फेंको। ही विल हियर अ साउंड व्हेन ईच स्टोन स्ट्राइक्स, वो एक साउंड सुनेगा जब कोई स्टोन स्ट्राइक करता है वॉल पे, ठीक है। तो इफ़ ही रिपीट दिस 10 टाइम्स, अगर वो उसको 10 टाइम रिपीट करता है, ही विल हियर द साउंड 10 टाइम्स, तो भाई वो साउंड को भी 10 टाइम्स मतलब सुनेगा। तो ये एक्टिविटी जितना करेगा उतना ये साउंड को भी सुनेगा। बट इफ़ अ ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड वर टू थ्रो स्टोन्स एट अ बार्ब्ड वायर फेंस, अगर एक मतलब ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड है उसको हम बोल दें कि तुम थ्रो करो स्टोन एक बार्ब्ड वायर फेंस पर, तो मोस्ट ऑफ द स्टोन्स वुड नॉट हिट द फेंस, मोस्ट ऑफ द जो स्टोन्स हैं वो स्टोन हिट नहीं करेंगे फेंस को। एंड नो साउंड विल बी हर्ड, तो कोई साउंड वहाँ पे सुनाई नहीं देगा। एंड नो साउंड वुड बी हर्ड। तो दिस इज बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ गैप्स
इन द फेंस। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बहुत सारे गैप्स होते हैं फेंस में। विच अलाउ द स्टोन्स टू पास थ्रू देम। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो स्टोन्स उससे पास हो जाएंगे। तो ऐसे बता रहा है कि फॉलोइंग ए सिमिलर रीजनिंग, इसी को समझते हुए रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड किया फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया? तो जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड किया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ये कंक्लूड किया कि भाई एटम में जितने भी ज़्यादातर स्पेस होते हैं वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। उसने ये कंक्लूड किया भाई ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो गोल्ड फॉइल से बिना हिट किए ही पास कर, बिना मतलब डिफ्लेक्ट हुए पास हो गए। तो उसने ये कंक्लूड किया कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस होता है इनसाइड द एटम इट इज़ एम्प्टी। उसने ये बोला कि इनसाइड द एटम, एटम के अंदर ज़्यादातर स्पेस जो होता है वो कैसा होता है, खाली होता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ठीक, ये पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। बहुत ही कम पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हुए अपने पाथ से। इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस। इससे ये इंडिकेट हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का वो बहुत कम स्पेस ऑक्युपाई करता है। ठीक, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम में वो बहुत कम स्पेस ऑक्युपाई करता है। ठीक, ये कंक्लूड हुआ। तीसरा क्या कि वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन होता है जो अल्फा पार्टिकल्स था वो आर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स से जो 180 डिग्री तक डिफ्लेक्ट हुए। इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। इससे ये इंडिकेट हो रहा था कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज है और जो मास है गोल्ड एटम का वो कॉन्सेंट्रेटेड था बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम पे, बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड था विद इन द एटम। ये इतने पॉइंट्स इन्होंने यहाँ से निकाले थे। इनको एक बार दो बार फिर से पढ़ लीजिएगा, फिर से समझ लीजिएगा, दो बार सुन लीजिएगा, दो बार तीन बार इसको रीड कर लीजिए। एक एक पॉइंट दिमाग में बिठाना है कि भाई रदरफोर्ड ने क्या क्या दिया यहाँ पे। अब इससे क्या मिल रहा है इनको? फ्रॉम दी डेटा ही ऑल्सो कैलकुलेटेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁵ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। ठीक है, जिन्होंने ये पता लगाया है कि जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का वो क्या था, वो 10⁵ टाइम्स कम था रेडियस ऑफ एटम से। ठीक, तो न्यूक्लियस का रेडियस 10⁵ टाइम कम था रेडियस ऑफ एटम से। ठीक है, इसके बेस पे एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने कुछ मतलब न्यूक्लियर मॉडल एक मतलब एटम को पुट फॉरवर्ड किया। क्या फीचर थे उसमें कि भाई देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर। ठीक है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। क्या क्या रदरफोर्ड ने क्या क्या पुट फॉरवर्ड किया कि भाई देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने ये बोला कि भाई एक मतलब पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है बीच में, ठीक है, एटम में, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। तो बोल रहा है कि भाई जितना भी मास होता है एटम का वो सारा कहाँ रहता है, एटम का मास न्यूक्लियस में रहता है। ठीक है, तो वो सारा न्यूक्लियस में रहता है। दूसरी बात है द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रिवॉल्व करते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। तीसरा पॉइंट है द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो वेरी स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम। यानी कि जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो बहुत ही छोटा होता है। तो न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है एज कम। ठीक है, ये हो गए इसके सारे न्यूक्लियर मॉडल के कुछ फीचर्स हैं। तो रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल के ये सारे फीचर्स हो गए। इसके बाद आ गया ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के, अब ये जानते हैं क्या क्या कमियां हैं उसमें। ठीक है, तो बोल रहा है कि द ऑर्बिटल रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। जो ऑर्बिटल रिवोल्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का वो
स्टेबल नहीं माना गया, नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। ठीक। एनी पार्टिकल इन एन सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, कोई भी पार्टिकल अगर मान लो सर्कुलर ऑर्बिट में हो तो वो अंडरगो करेगा एक्सेलरेशन में। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन क्या होगा, चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी, अगर एक्सेलरेशन में होंगे तो जो भी चार्ज पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, दे विल रेडिएट एनर्जी, वो एनर्जी रेडिएट करेंगे। और इससे ये है कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, लूज करेगा एनर्जी और फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है अगर तो वो लूज करेगा एनर्जी और फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ये इसके सब ड्रॉबैक्स हैं। इफ़ दिस वर्स, तो अगर ऐसा होगा तो एटम वुड बी हाईली अनस्टेबल, ऐसा होगा तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। हैंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ दैट वी नो, तो इससे क्या होगा, अगर अनस्टेबल हो जाएगा तो मैटर जो हम देखते हैं उस फॉर्म में नहीं रहेगा। और हमें पता है कि भाई जो एटम्स होते हैं वो क्वाइट स्टेबल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड के। ठीक है, तो ये हमारा रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम हो गया। इसको अच्छे से समझिए, इसको अच्छे से रीड करिए, पूरा पढ़िए, नोट्स बनाइए, समझिए, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। ठीक है, तो ये हो गया रदरफोर्ड्स मॉडल। तो स्टूडेंट्स आज एक ही मॉडल ये पढ़ेंगे। ठीक है, या तो कहिए दूसरा कितना है, देखते हैं एक सेकंड, इसमें ज़्यादा है क्या। बोर्स मॉडल है, इसके बाद बोर्स मॉडल ऑफ एटम, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन्स के ऊपर है। तो चलिए बोर्स मॉडल भी देख ही लेते हैं। अब देखिए बोर्स मॉडल ऑफ एटम तीसरा आ गया। क्या बोल रहा है बोर्स मॉडल ऑफ एटम में, तो इन्होंने क्या किया, इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम, इन्होंने क्या किया, नील बोहर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स अबाउट द मॉडल ऑफ एटम। तो नील बोहर ने क्या किया, जो भी मतलब उसके ऊपर क्वेश्चंस हुए उसके हिसाब से क्या किया कि भाई इसने नया पुट फॉरवर्ड कर दिया। इसने क्या पुट फॉरवर्ड कर दिया कि ओनली, देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नील बोहर ने क्या पुट फॉरवर्ड कर दिया कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। इन्होंने ये पुट फॉरवर्ड कर दिया कि भाई देखिए ये थ्योरी है कि जो कुछ सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं जिसको हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, दे आर अलाउड इनसाइड द एटम, उन्हीं को अलाउ किया जाता है इनसाइड द एटम। ठीक। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, इन्होंने ये पुट फॉरवर्ड किया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन मतलब रिवॉल्व कर रहे हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में, जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है डिस्क्रीट ऑर्बिट में तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। ये इन्होंने पुट फॉरवर्ड कर दिया। ठीक। अब इन्होंने क्या बनाया इसका देखिए, अब बोल रहा दीज ऑर्बिट्स और सेल आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स, इन ऑर्बिट्स और सेल को क्या बोल दिया, एनर्जी लेवल्स। तो ये जो ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स, सॉरी ये जो ऑर्बिट्स और सेल थे इनको क्या बोल दिया, एनर्जी लेवल बोल दिया। एनर्जी लेवल शोन इन फिगर, तो ये हमारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये देखिए ये है अ फ्यू एनर्जी लेवल्स इन एन एटम, किस तरह से होता है ये देखिए आप। फ्यू एनर्जी लेवल्स में क्या, सबसे सेंटर में देखिए न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके बाद क्या है देखिए, K शेल N1, L शेल N2, M शेल N3, N शेल N4। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे इसमें हो गए। ठीक है, तो ये फ्यू एनर्जी लेवल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं आपको। तो दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स K L M N, इन ऑर्बिट्स को या शेल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, K L M N से, या नंबर्स 1 2 3 4 जो n इक्वल्स टू 1 2 3 4 के बराबर होता है, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। या किसने दे दिया, बोर्स मॉडल ऑफ एटम हो गया। तो इन्होंने ये दो पॉइंट इसमें अलग कर दिए, इसको आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा कि केवल सर्टेन ऑर्बिट्स हैं जिनको डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहते हैं इलेक्ट्रॉन की, वही अलाउड हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व करते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते। और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए, इसको KLMN बोलते हैं या 1 2 3 4 बोलते हैं। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एक और छोटा सा, इसको भी देख लेते हैं। अब भाई न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं भाई, 1932 में जे कैडविक ने डिस्कवर किया एक और सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको विच हैड नो चार्ज, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, एंड अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन, इसका मास जो है प्रोटॉन के बराबर होता है लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो 1932 में जे कैडविक ने क्या डिस्कवर किया, एक और सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर कर दिया। क्या नाम था उसका, उसका नाम पड़ गया न्यूट्रॉन, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है और इसका मास किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। याद रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है, बस न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इसको इवेंचुअली नाम दे दिया गया न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं,
बताइए, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ये याद रखिएगा, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं यहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन को छोड़ के उसमें सब में ये सभी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को छोड़ के सभी एटम्स में न्यूट्रॉन्स, सभी मतलब न्यूक्लियस में प्रेजेंट, सभी एटम्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन्स। और जनरली एक जो न्यूट्रॉन है वो रिप्रेजेंट किससे होता है, एन से। और तो जो मास होगा एक एटम का, देयरफॉर गिवन बाय सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो अगर हम बात करें कि भाई मास क्या है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, उसका मास किसके बराबर हो जाएगा, द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो मास होता है किसी भी एटम का वो कैसे मिलता है हमें, सम ऑफ द, वो सम होता है यानी कि जोड़ होता है किसके मास का, मास ऑफ द प्रोटॉन एंड मास ऑफ द न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ये एटम का मास होता है। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये न्यूट्रॉन तक हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद है हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स या शेल्स। तो ये एक लंबा टॉपिक है, इसको हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे फिर इसको पढ़ेंगे। तो आज यहीं की छोड़ देते हैं इसको, हम कल से स्टार्ट करेंगे हम हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो स्टूडेंट्स इतना सारा पढ़िए, जितना अभी तक पढ़ाया मैंने इसको सबको पढ़िए, रीड करिए, वीडियो देखिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, अच्छे से पढ़िए समझिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, थैंक यू।